तो डॉक्टर, कैंसर का खतरा किन लोगों को अधिक होता है और क्यों होता है, इसके बारे में थोड़ा सा विस्तृत जानकारी दीजिए आप। कैंसर होने का कोई एक कारण नहीं होता। कैंसर बहुत सारे कारणों से हो सकते हैं। तो अगर हम डिवाइड करें इन फैक्टर्स को कि कौन कौन से रिस्क फैक्टर्स हैं जिसके कारण से कैंसर अधिक होते हैं, उसमें सबसे ऊपर लिस्ट में आता है तंबाकू का सेवन। अच्छा। लगभग 33% कैंसर ऐसे हैं शरीर में जिसका कारण तंबाकू सेवन, चाहे वो बीड़ी सिगरेट हो, चाहे वो च्यूड टोबैको हो, तो वो टोबैको रिलेटेड होता है। टोबैको से। और अगर आपको पता हो तो हर वर्ष लगभग 3.25 लाख लोग हमारे देश में मरते हैं टोबैको रिलेटेड डिजीजेस से। 3.25 लाख, हाँ, एक बड़ा आंकड़ा है ये। टोबैको रिलेटेड डिजीजेस से। अब मैं टोबैको रिलेटेड डिजीजेस में केवल कैंसर की बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि हम्म जो स्मोकिंग है वो हार्ट डिजीजेस है, हम्म लंग डिजीजेस है, और भी हम्म अंगों को असर करता है, तो उसके कारण से ये फिगर बहुत हाई है। ओके। और एक और फिगर एनसीएमआर ने रिलीज की थी, अच्छा। उसमें हिंदुस्तान टाइम्स में ही पब्लिश हुई थी, तब मैंने पढ़ी थी, तो उसमें लिखा था हम्म एवरी डे वी लूज 2500 लाइव्स टू टोबैको। तो वो बहुत बड़ा नंबर है। बहुत बड़ा तो नंबर है। तंबाकू का क्या योगदान है कि टोबैको के अंदर जो स्मोक होती है, जो स्मोक्ड सिगरेट होती है, उसमें लगभग 7000 केमिकल है। उनमें से 300 केमिकल बहुत ज्यादा जो है टॉक्सिक हैं। उनमें से 6-7 ऐसे हैं जो कैटेगरी 1 कार्सिनोजन है, जो कैंसर करते ही करते हैं। तो वो बहुत बड़ा फैक्टर है। तंबाकू सेवन से आपके मुंह के कैंसर्स, लंग के कैंसर्स, गुर्दे के कैंसर्स, पेशाब की थैली के कैंसर्स, एक तरह से कहा जाए तो सर से लेके पैर तक कोई भी कैंसर तंबाकू से हो सकता है। दूसरा बड़ा फैक्टर जो हाल फिलहाल में बढ़ भी गया है वो है लाइफस्टाइल चेंजेस। जो आपके पेट का मोटापा है, जो अच्छा। ट्रंकल ओबेसिटी है, उसके कारण से भी कुछ कैंसर अधिक हो रहे हैं, जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर हो गए, महिलाओं में यूट्रस का कैंसर हो गया, पुरुषों में प्रोस्टेट कैंसर हो गया, बड़ी आंत का कैंसर हो गया। तो आज की डेट में कहा जाता है कि 40 to 50% कैंसर ऐसे हैं जो हम अपने लिए खुद कमाते हैं, अर्जित करते हैं, वी अर्न देम बिकॉज वो लाइफस्टाइल डिजीज बन जाती क्योंकि है। पेट का मोटापा कैसे आएगा जब आपके फूड हैबिट्स गलत होंगे। फूड हैबिट्स में अगर आप ज्यादा प्रोसेस्ड भोजन खाते हैं, जो आपके पैकेज्ड फूड्स हैं, पैकेज फूड। उसके अंदर ज्यादा टेंडेंसी है एब्डोमिनल ओबेसिटी करने की। जो पैकेज्ड फूड्स हैं उसको लेके हाल फिलहाल में बहुत ज्यादा खबरें भी आई हैं, क्योंकि उनके अंदर प्रिजर्वेटिव्स भी होते हैं, उनके अंदर बहुत ज्यादा केमिकल्स कलर देने के लिए, उनकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए होते हैं। तो ये सब कंट्रीब्यूट कर रहे हैं टुवर्ड्स इंक्रीज मैलिग्नेंसीज, कैंसर्स के लिए। फिर खान पान में एक चीज और इम्पोर्टेंट है, जो लोग अपने भोजन में फल और सब्जियां नहीं लेते हैं, जी। जहाँ पे फल और सब्जियों का अभाव है खान पान में, वहाँ कैंसर्स अधिक होते हैं, क्योंकि फल और सब्जियां जो हैं वो एंटीऑक्सीडेंट्स प्रदान करती हैं आपको। अच्छा। जितने भी रंगीन फल और सब्जियां होते हैं, कैरोटीन्स, वाइटामिन्स, इनसे आपके सेलुलर लेवल पे कैंसर के प्रति रोकथाम होने के चांसेस होते हैं। ये हमारी बॉडी इम्यूनिटी इनहेंस करती है। तो जो लोग कम फाइबर लेते हैं वो बड़ी आंत का कैंसर्स और इन कैंसर्स जो कि लाइफस्टाइल रिलेटेड होते हैं उनमें अधिक होते हैं। कुछ एसोसिएशन लाल मांस की है, बड़े आंत के कैंसर्स जो हैं वो ज्यादा अधिक उनको होते हैं जो रेड मीट ज्यादा कंज्यूम करते हैं। रेड मीट जैसे कि मटन मटन हो गया, मटन हो गया, या बीफ हो बीफ गया, हो गया, तो उसमें बड़ी आंत के कैंसर्स की टेंडेंसी अधिक पाई जाती अधिक है। पाई जाती है। फिर कुछ वायरसेस भी कैंसर करते हैं। आपने सुना होगा एक ह्यूमन पैपिलोमा वायरस जो है, जिसके प्रति बड़ा सशक्त टीकाकरण भी है, जो कि बच्चेदानी के मुख के कैंसर्स के लिए बहुत ज्यादा खबरों में भी आया, क्योंकि पिछले बजट में प्रावधान रखा गया है उसके लिए बजट में। तो इन वायरसेस से 8 या 9 तरह के कैंसर हो सकते हैं। ना केवल एचपीवी से सर्वाइकल कैंसर होता है, थ्रोट कैंसर भी होते हैं, पिनाइल कैंसर होते हैं, एनल कैंसर होते हैं, विजाइनल कैंसर होता है। लगभग 7 से 8 तरह के कैंसर्स ये एचपीवी वायरस कर सकता है। हेपेटाइटिस वायरस से भी लिवर कैंसर हो सकते हैं, अगर आपके हेपेटाइटिस आपने ट्रीट नहीं किया, वैक्सीनेशन नहीं किया हुआ है, और उससे भी हो सकता है। कुछ और वायरसेस, एप्स्टीन बार वायरस और कुछ बैक्टीरिया जैसे कि एच पाइलोरी, वो पेट के लिम्फोमास कर सकते हैं। तो इन्फेक्शन से भी टेंडेंसी होती है। तो क्या इन सब के बिटवीन कोई वैक्सीनेशन ऐसा है कि जिससे पहले से कुछ इसके लिए वैक्सीनेशन करा ले, ताकि इस तरह की जो वायरसेस आपने ये सारे बताए हैं, तो उनसे क्या कुछ प्रिवेंटिव हो जाए, कुछ रोकथाम, उससे कुछ हेल्प मिल जाए? तो वैसे तो वैक्सीनेशन पूरा अपने में एक पूरा विषय है, घंटों बात हो सकती है उस पे, बट अभी जो हमारा प्रूवन है वो यही ह्यूमन पैपिलोमा वायरस का है, क्योंकि इसमें अगर आप
15 वर्ष से पहले 2 हाँ। टीके अगर दे देते हैं बच्चों को हम्म, तो 95% प्रोटेक्शन है, इन 8-9 ओके, कैंसर्स के होने से बचाव हो बचा सकता हो है। सकते हैं। बाकी और कैंसर्स में बहुत अनुसंधान हो रहा है, ऐसे प्रिवेंटिव वैक्सीन अभी नहीं आए हैं, हम्म, बट आपने हाल में सुना होगा कि कैंसर पेशेंट्स में रिकरेंस ना हो, दोबारा कैंसर ना ना बने, बने। तो उन्हीं के सेल्स को थोड़ा सा इनकॉर्पोरेट करके कुछ mRNA वायरस बेस्ड वैक्सीनेशंस बन रही हैं, हम्म, और रशिया ने तो उसको ऑफिशियली सक्सेसफुल घोषित भी किया था, बट अभी तक FDA अप्रूवल्स नहीं है, तो हमारे देश में इसका अभी अवेलेबिलिटी भी नहीं है, और अभी रिसर्च पुख्ता तब तक नहीं मानते जब तक हम लोग अपनी आंखों से वो रिसर्च पेपर पढ़ नहीं लेते हैं। हाँ। तो कुछ वैक्सीन डेफिनेटली फ्यूचर में बिल्डअप होंगी, हम्म, बट वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीजेस यही हैं जो अभी हमें पता है कि हेपेटाइटिस और HPV के अगर वैक्सीनेशन होती हैं तो कैंसर से बचाव है। बट एक फैक्टर ऐसा है जो कि लोगों को लगता है कि यही एक कारण है जिससे कैंसर होता है, वो है अनुवांशिकता। अनुवांशिकता। जबकि पूरे के पूरे कैंसर स्पेक्ट्रम में केवल 2% कैंसर हैं जो कि अनुवांशिक होते हैं। अच्छा। केवल कुछ कैंसर जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर हो गया या प्रोस्टेट कैंसर हो गया या ओवेरियन कैंसर हो गया, वहां इंसिडेंस 8% हो सकता है, बट अगर हम पूरे बास्केट ऑफ कैंसर्स को देखते हैं तो अनुवांशिकता केवल 2% कैंसर्स की वजह से है। ओके। बाकी पोल्यूशन है, आपके एक्सपोजर जो केमिकल है, कुछ हाँ। इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जहाँ पे आपको केमिकल्स के जो है फ्यूम्स इनहेल करते हैं या आपके चमड़ी के संपर्क में आता है, जैसे लेदर इंडस्ट्री हो गया, पेंट इंडस्ट्री हो गया, एस्बेस्टोस फैक्ट्रीज, लाइम फैक्ट्रीज, जहाँ आप कण इनहेल कर रहे हैं, वहाँ लंग कैंसर वगैरह अधिक लंग पाए जाते कैंसर्स हैं। के ज्यादा चांसेस और हो कुछ जाते केसेस ऐसे होते हैं जहाँ हमें भी कारण अभी हैं। नहीं मालूम नहीं है। मालूम कि क्यों कुछ हुआ है, कुछ तो केसेस में अब आप कई बार देखें छोटे से छोटे बच्चे बच्चे होते को हैं हो जाता जहाँ उन्होंने अभी तक इनमें से किसी भी चीज का है, किसी भी जो है जगह इस्तेमाल टच में नहीं नहीं किया होते था। या कुछ भी ऐसा नहीं होता, और लेकिन फिर एक भी। अल्कोहल का जो है वो लेटली कुछ और पेपर्स आए हैं जिसमें उन्होंने बोला है कि अगर अल्कोहल कंजम्पशन ज्यादा होता है, डेली अगर आप अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हैं कुछ मात्रा में, तो कैंसर्स का इंसिडेंस 8 कैंसर्स का इंसिडेंस बढ़ सकता है। पोल्यूशन की 2 स्टडीज आई हैं अच्छा। कि जो लोग प्रदूषण वाले क्षेत्र में 5 साल से अधिक रह रहे हैं उनमें गले के कैंसर्स, मुख के कैंसर्स, फेफड़े के कैंसर्स अधिक पाए जा रहे हैं। तो हम लोग तो दिल्ली में बाप पता नहीं कितने साल से रह रहे हैं, बचपन से रह रहे हैं, तब तो ये तो बहुत हम लोगों के लिए बहुत तो अब अगर फेरेबल आंकड़ा है ये। लोग तो ये कहते हैं कि दिल्ली में रहने से आप अपनी आयु 10 वर्ष कम कम जी रहे हैं, तो एग्जैक्टली मान के चलते हैं। इस स्टेटमेंट में मुझे लगता है कुछ सच जरूर है, क्योंकि सेलुलर लेवल पे हमारी बॉडी में क्या जा रहा है अंदर, हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है। बहुत सिंपल एग्जांपल देती हूँ, जो हमारे जितना भी ये ईस्ट दिल्ली का एरिया है, यहाँ पोल्यूशन का दर इतना है कि हमारे यहाँ पे इक्विपमेंट फेलियर्स बहुत होते हैं। घरों में AC जल्दी खराब होते हैं, गीजर जल्दी खराब होते हैं, मेडिकल इक्विपमेंट जल्दी खराब होता है। तो जब ये लोग आते हैं देखने तो करोजन बहुत है। एग्जैक्टली। तो अगर आप माने मेटल नहीं सस्टेन कर पा रहा है इतना पोल्यूशन, तो हमारे शरीर कैसे बर्दाश्त करेगा। तो डॉक्टर, महिलाओं में आजकल ब्रेस्ट कैंसर काफी पाया जा रहा है, काफी, और तो ये क्यों होता है और इसको कैसे पहचान सकते हैं कि ये ताकि उसको उसकी रोकथाम किया जा सके? कुछ वर्षों पहले तक ब्रेस्ट कैंसर भारतीय महिलाओं में होने वाला सेकंड नंबर का कैंसर था। ओके। पर पिछले 3 साल से, लगभग रादर 5 साल से ये नंबर 1 कैंसर बन गया है। और कारण है थोड़ा हमारा पाश्चात्य जीवन शैली। अच्छा। क्योंकि जो ब्रेस्ट कैंसर है उसके अंदर कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो कि लाइफस्टाइल से रिलेटेड है, कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जिसको आप नहीं बदल सकते। जैसे मैंने कहा था, ब्रेस्ट कैंसर में अनुवांशिकता का योगदान है। 8% to 10% कैंसर्स जेनेटिक हो सकते हैं। कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप चेंज नहीं कर सकते। जो आपके पीरियड्स के आने की एज है, अगर वो बहुत कम उम्र में आ रहे हैं और बड़ी देर तक चल रहे हैं, तो आपका जो एक्सपोजर टू हार्मोनल फ्लक्चुएशंस लाइफ टाइम में ज्यादा हो रहा है, तो वो ब्रेस्ट कैंसर का कारण हो सकता है। वो महिलाएं जिनके पहला बच्चा लेट हो रहा है, 30 वर्ष से अधिक आयु में, उनमें रिस्क ज्यादा है। अच्छा। या जिनके बच्चे नहीं है, नली पैरा है, बच्चे हैं ही नहीं, उनमें रिस्क ज्यादा हो रहा है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो मैं कहूँगी मॉडिफाइबल है, ये लाइफस्टाइल रिलेटेड है, क्योंकि अब सब लोग अपने प्रोफेशनल डोमेन में पहले कुछ अचीव करना चाहते हैं। शादियां लेट हो रही हैं, बच्चे लेट हो रहे हैं, और फिर बच्चे नहीं हो पा रहे हैं, तो वो और एक्सटर्नल हार्मोन्स लेके IVF के थ्रू आगे कंसेप्शन कर रहे हैं, तो उन चीजों का भी कहीं ना कहीं बॉडी पे असर हो रहा है। बाकी स्मोकिंग और अल्कोहल का रोल है, मोटापा, ओबेसिटी भी ब्रेस्ट कैंसर बढ़ाती है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं। और अगर किसी ने पुराने जमाने में वो जो पुरानी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती थी 15 वर्ष से अधिक खाई हैं, तो उनमें भी ब्रेस्ट कैंसर अधिक होता था। अच्छा। हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी ऑस्टियोपोरोसिस के लिए बहुत सालों तक ले रहे हैं, उनमें ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। तो कारण तो काफी हैं, पर मेजरली
जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है स्क्रीनिंग। ब्रेस्ट कैंसर के लिए सबसे पुख्ता तरीका ही है स्क्रीनिंग। उसका मतलब है आप कुछ ऐसे टेस्ट कराएं कि कैंसर बहुत ही सूक्ष्म टाइम पे ही आप पकड़ लो। तो वो जो स्क्रीनिंग का टेस्ट है उसको हम कहते हैं मैमोग्राफी। ओके। मैमोग्राफी एक टेस्ट होता है, वो ब्रेस्ट का एक एक्सरे होता है। वो हर महिला को 45 वर्ष की उम्र के बाद सालाना कराना चाहिए 54 ईयर्स तक। एवरी एवरी ईयर इररिस्पेक्टिव कि उसकी वो नॉर्मल भी आ रहा है तब भी कराना है, क्योंकि यही वो एज ग्रुप है जहाँ सबसे ज्यादा कॉमन रहता है ये कैंसर। अच्छा। वैसे तो हमने 17-18 साल की लड़कियों में भी देखा है, बट जो कॉमनेस्ट एज ग्रुप है वो 45 to 54। 54 के बाद अगर आपके 10 साल तक मैमोग्राफी सही आ रही है तो फिर आप उसको हर 2 वर्ष में करा सकते हैं। लगभग 70-75 के बाद जब हमें लगता है कि अब लाइफ टाइम में आगे 9-10 साल का ही जीवन काल बचा हुआ है, तब आप छोड़ सकते हैं विद द डिस्कशन विद योर डॉक्टर। बट अगर आपके परिवार में आपकी मौसी, नानी या मैटरनल रिलेशंस में ब्रेस्ट कैंसर, ओवरी कैंसर, आंत का कैंसर या यूट्राइन कैंसर रहा है, तो आपको थोड़ा जल्दी शुरू करना है, क्योंकि आप एवरेज रिस्क नहीं हो, फिर आप हाई रिस्क हो। तो उसमें एज मेडिकली हम जो कहते हैं कि जिसको सबसे कम उम्र में ब्रेस्ट कैंसर हुआ आपकी फैमिली में, उससे 5 साल पहले आप स्क्रीनिंग शुरू कराइए। तो अगर आप 45 से छोटे हैं या 40 से छोटे हैं तो आप मैमोग्राफी नहीं कराएंगे, उसकी जगह अल्ट्रासाउंड या एमआरआई के द्वारा स्क्रीनिंग की जा सकती है। अगर स्क्रीनिंग रेगुलर होती है हमारे देश में तो हम ब्रेस्ट कैंसर इंसिडेंस बहुत कम कर सकते हैं, क्योंकि कई बार कैंसर की शुरुआती फेज जो प्री कैंसरस जैसे DCIS हो गया, इन सब चीजों को भी इन स्कैन्स में पकड़ा जा सकता है। और बाई चांस अगर ब्रेस्ट कैंसर हो भी गया, क्या एडवांटेज है कि आपने जल्दी पकड़ा। अच्छा। उसमें पहली चीज आपको पूरा ब्रेस्ट रिमूव नहीं करना पड़ेगा सर्जरी में, आप केवल छोटा सर्जरी करके क्योर कर सकते हैं। क्योर रेट्स बढ़ जाते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि पहली स्टेज में क्योर रेट्स बहुत हाई है। फाइनेंशियल टॉक्सिसिटी कम होती है, जब छोटा ट्यूमर पकड़ोगे कम इलाज से आपका काम हो जाएगा। जैसे आपकी स्टेज बढ़ती जाएगी, चिकित्सा प्रणालियां जो यूज की जाएंगी ट्रीटमेंट के लिए वो बहुत हो जाती है और कॉस्टली भी हो जाता है। उसके अलावा एक तरीका जो हिंदुस्तान में हम अभी भी कहते हैं सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन। हर महिला को अपने स्तन की कैरेक्टर या आर्किटेक्चर या उसकी कंसिस्टेंसी पता होनी चाहिए। तो वंस इन अ मंथ आपको ब्रेस्ट टिश्यू को पूरा क्लेविकल से लेके जो नाभि के थोड़े ऊपर तक पूरा टो के देखना है। अच्छा। कि कोई गिल्टी, गांठ, कोई ऐसी चीज तो नहीं महसूस हो रही है। बगल में भी देखना है, गले के पीछे यहाँ पे क्लेविकल के पीछे भी देखना है। अगर बाय चांस कुछ निकल आता है तो घबराना नहीं है। अच्छा। क्योंकि बहुत बार पीरियड्स के आसपास ऐसी कुछ गंठाने फील हो सकती है, बट अगर कोई चीज आपको रेगुलर कंसिस्टेंटली फील हो रहा है तो उसको तुरंत जांच कराना है। वैसे तो गांठें और भी कई कारणों से हो सकती है, बट आपको ये एक्सक्लूड करना है कि कहीं ये गांठ कैंसर की गांठ तो नहीं है। तीसरा जो चीज कहते हैं कि अगर आप सालाना हेल्थ चेकअप कराते हो जिसमें किसी डॉक्टर ने या नर्स ने आपको एग्जामिन कर लिया, आप एक डबली रीअश्योर हो जाते हो कि कैंसर नहीं है। क्योंकि मैं अगर आपको बताऊं कि क्या परिस्थितियां हमारे देश की, तो आप भी हैरान होंगे। बहुत बार पेशेंट कहते हैं कि मुझे नहीं पता चला, मालिश वाली ने बताया कि बीबी जी आपके यहाँ कुछ महसूस हो रहा है। अरे आपका शरीर है, आपका शरीर आपको नहीं पता चल रहा है। बहुत पढ़े लिखे समृद्ध परिवारों की महिलाएं स्टेज 4 में आ रही हैं, पूछते हैं आपको पता नहीं था, वो कहते हैं पता तो था बट हमें लगा अभी घर में एग्जाम है, अभी शादी है, या हमें लगा शायद ये ठीक हो जाएगा। तो एक तरह से जो वो एक झिझक महिलाओं में अभी भी अपनी बीमारियों को बताने की। और दूसरा एक माइंडसेट है कि दर्द नहीं है। हाँ। कैंसर की गांठें दर्द नहीं करती हैं। वो दर्द तब करती हैं जब वो मैंने जैसे बताया था कि ब्लड वेसल्स में या नर्व्स के अंदर चली जाती हैं, तब जाके ब्लीडिंग या पेन होगा। शुरुआत में कैंसर की गांठें पेनलेस होती हैं। तो ये कारण है कि निग्लेक्ट होके लेट स्टेजेस में 60% पेशेंट्स हमारे पास स्टेज 3 एंड बियॉन्ड आते हैं ब्रेस्ट कैंसर के, जबकि ये एक बहुत ही इजीली डिटेक्टेबल ट्यूमर है। तो ब्रेस्ट कैंसर के जो सबसे कॉमन सिम्टम होता है गिल्टी या गांठ। कोई भी आपको गांठ महसूस हो रही है जो कि दर्द नहीं भी कर रही है, वो कैंसर कारक हो सकती है। उसके अलावा अगर आपके दोनों ब्रेस्ट में एसिमेट्री आ रही है, नॉर्मली थोड़ा बहुत डिफरेंस दो ब्रेस्ट में हो सकता है, बट अगर वो एकदम से सडनली चेंज आ रहा है, निप्पल में से ब्लड आ रहा है, निप्पल पे जख्म बन रहे हैं, या आपकी बगल के नीचे गांठें आ रही हैं, ये भी कैंसर के सिम्टम्स हो सकते हैं। और अगर इनको इग्नोर कर दिया जाए तो लेट स्टेजेस में वेट लॉस हो गया, लॉस ऑफ एपेटाइट हो गया, बॉडी पेन्स होना, ये सब लेट कैंसर के इंडिकेटर्स हो सकते हैं। बट सबसे जो कॉमनेस्ट है वो गिल्टी, गांठ, स्वेलिंग, जो कि आपको कभी इग्नोर नहीं करनी चाहिए। तो डॉक्टर ये सर्वाइकल कैंसर क्या है और इसके क्या सिम्टम्स हैं?
पहले तो मुझे बहुत प्रसन्नता है आपने ये सवाल पूछा जी। कि मैं बहुत बार अगर कहीं हेल्थ कैंपेन्स पे जाती हूँ या टॉक लेने जाती हूँ तो मुझे बड़ी हैरानी होती है जान के कि लोग सर्वाइकल कैंसर को गर्दन का कैंसर समझते हैं। हाँ, क्योंकि मतलब ये बहुत काफ़ी लोग सोचते भ्रांतियाँ हैं हैं कि लोगों में। सर्वाइकल मतलब हाँ, गर्दन, क्योंकि गर्दन है। सर्वाइकल एक गर्दन की दर्द की एक कंडीशन है, मेडिकल यस, कंडीशन। यस, यस। तो लोगों को ये पता ही नहीं है कि सर्वाइकल कै कैंसर किस अंग का हाँ, कैंसर है। एग्ज़ैक्टली। तो सर्विक्स जो है गर्भाशय के मुख को कहते हैं, जहाँ से अच्छा। बच्चा बाहर आता है। हुँ, सर्विक्स माउथ ऑफ यूट्रस है एक हुँ, तरह से। ठीक तो है। उस हिस्से के जो कैंसर्स होते हैं उनको हम सर्वाइकल सर्वाइकल कैंसर कैंसर कहते हैं। कहते हैं। तो सर्वाइकल कैंसर 95% केसेस ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के संक्रमण से होता है, जिसके ओके। प्रति मैंने आपको बताया था हुँ, कि वैक्सीन है। हुँ, 95% केसेस उससे रिलेटेड है। हुँ, बाकी 5% केसेस कई बार और किसी कारण से भी हो सकते हैं, जैसे कि पुअर हाइजीन, या हुँ, अगर किसी कोई इम्यूनोसप्रेस्ड है, जैसे HIV ग्रस्त महिला हुँ, अगर है तो उन केसेस में भी हुँ, ये हुँ। ट्यूमर अधिक हो सकता है। अच्छा। सर्वाइकल कैंसर का जो सबसे कॉमनेस्ट सिम्टम होता है वो होता है ब्लीडिंग होना, खासकर कोई सेक्सुअल कांटेक्ट हुआ है उसके बाद, वो फर्स्ट सिम्टम मानते हैं। अच्छा। उसके अलावा अगर माहवारी में अनियमितता हो रही है, या हुँ, ब्लीडिंग के अलावा गंदा स्मेल वाला पानी आ रहा है, हुँ, आपको दाग लग रहा है कपड़ों में बार बार, हुँ, निचली कमर में दर्द हो रही है, हुँ, पेट के निचले हिस्से में दर्द हो रही है, हुँ, पैरों में सूजन आ रही है हुँ, साथ में, हुँ, एक पैर कम सूज रहा है ज्यादा, मतलब एसिमेट्री है हुँ, दोनों पैरों में, हुँ। ये भी लेट सिम्टम्स होते हैं। बट ओके, मुख्यतर अगर ब्लीडिंग हो रही है तो वो एक कैंसर का सिम्टम हो हो सकता है। सकता है। बट फिर अगेन आई विल रीअश्योर, क्योंकि ब्लीडिंग आप थायराइड डिजीजेस में भी इरेगुलर हो सकती है, तो सेल्फ डायग्नोज नहीं करना है। बहुत हुँ, लोग हुँ, क्या हुँ, होता है कि पैनिक कर जाते हैं, गूगल में 4 चीजें डालते हैं और उस चीज को लेके हताश हो जाते हैं। तो कभी भी सेल्फ डायग्नोज ना करो आप। डेफिनेटली अगर डॉक्टर को दिखाओगे वो आपको रिश्योर कर पाएगा हुँ, कि क्या ये जो इरेगुलरिटी ऑफ ब्लड फ्लो हो रही है ये कैंसर के कारण है या कोई और कारण है। हुँ। इसमें भी एक टेस्ट है स्क्रीनिंग का जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हम कहते हैं पैप्समियर। अच्छा, पेप्सिमेर। तो पैप्समियर एक बच्चेदानी के मुख के आसपास जो पानी होता है हुँ, उसकी जांच होती है। ओके। उसमें आप एक ब्रश या एक चम्मच से जो ये फ्लूइड है उसको ले लेते हैं हुँ, और एक स्लाइड के ऊपर डाल देते हैं, और लेबोरेटरी में वो माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं कि हुँ, क्या इसमें कुछ ऐसे सेल्स दिख रहे हैं जिसमें कैंसर होने का आगे चांस चांसेस है है। या कैंसर बन गया है। तो ओके। ये एक ऐसा टेस्ट है जो कैंसर बनने से कभी कभी 10 साल पहले ही पकड़ सकता है कि इस हुँ, महिला में आगे जाके कैंसर बनेगा। ओके। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हुँ, कैंसर से पहले भी कुछ स्टेजेस होती हैं, स्टेजेस होते हैं। प्री कैंसरस हुँ, कंडीशंस। तो कैंसर सर्वाइकल कैंसर में होती है CIN1, CIN2, हुँ, CIN3। तो अगर हम उसे CIN के स्टेज पे ही ट्रीट कर देते हैं हुँ, और कोई बड़ा ट्रीटमेंट नहीं होता, OPD बेसिस का ट्रीटमेंट होता है, हुँ, तो हुँ। वो आगे कैंसर में तब्दीली नहीं तब्दीली होगा। हो जाती तो है। पैप्समियर हर वो महिला जो विवाहित है या सेक्सुअली एक्टिव है हुँ, उसको हर 3 वर्ष में कराना चाहिए, ओके। 65 साल की उम्र तक। 65 साल की। आजकल कभी कभी इस टेस्ट के ऊपर हम वो जो वायरस जो इसको करता है उसका हुँ, टेस्ट भी करते हैं, ओके। HPV DNA करते हैं। हुँ, 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 अगर HPV DNA भी किया गया है और वो हुँ। भी नहीं उसमें पाया गया है नॉर्मल है, तब आप इस टेस्ट को 5-5 साल पे करा सकते हैं। एवरी 5 फाइव इयर्स। फाइव ईयर्स अगर फाइब्रॉइड के कारण या किसी कारणवश यूट्रस निकाला जा चुका है हुँ, तो आप अपने डॉक्टर से डिस्कस कर सकते हैं। वो आपका रिस्क देखेंगे कि आपको क्या रिस्क है पैपिलोमा वायरस का, तो उसके अकॉर्डिंगली वो आपको बताएंगे कि हुँ, आप हुँ, हुँ। पैप्समेयर के लिए एलिजिबल हैं कि नहीं है। बट वैक्सीन लेने के बाद भी पैप्समेयर कराना है। कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि अब वैक्सीन लग गया तो अब पैप्समेयर नहीं कराना, नहीं कराना। क्योंकि कुछ वैक्सीन ऐसी हैं जो हुँ, केवल वायरस की 4 ही स्ट्रेन्स कवर कर रही हैं। हुँ, तो कुछ और भी स्ट्रेन्स हैं जो कैंसर कर सकती हैं, तो हुँ। उसके लिए ये टेस्ट साथ में कंबाइन कर लेना कंबाइन चाहिए। कर लेना चाहिए। इसकी भी एडवांटेज क्या है, अगर आप अच्छा। पहले ही पकड़ ले रहे हैं तो हो हुँ, सकता है यूट्रस रिमूव ही ना करना पड़े। अच्छा। CIN स्टेज में केवल कोनाइजेशन या कुछ लेजर से ही उस चीज का निदान, ट्रीटमेंट हो हाँ, सकता निदान है होकर उसमें। ट्रीटमेंट हो जाएगा। ठीक ठीक है। है। अगर आप इग्नोर करेंगे हाँ, तो हाँ। यूट्रस से बाहर ट्यूमर फैल जाएगा, फिर हुँ, चिकित्सा प्रणालियां बढ़ेंगी, रेडिएशन भी लगेगा, कीमो भी लगेगा। हुँ, जैसे जैसे स्टेज बढ़ेगी हुँ। साइड इफेक्ट्स और साथ ही साथ ट्रीटमेंट के आउटकम अब बैड होते जाएंगे। ओके। तो ये जो आपने वैक्सीन बताया कि एचपीवी वैक्सीन, तो इससे और भी संक्रमण की रोकथाम होती है या सिर्फ कैंसर के? तो HPV का जो नया वर्जन जो अब हमारे देश में उपलब्ध हुआ है, हुँ, पहले तो वैसे काफी वर्षों से वो विदेशों में भी था। हुँ, HPV के 9 स्ट्रेन जो कवर करता है, गार्डासिल 9 करके एक है, ओके। वो आपके मस्से वॉट्स हुँ, उनके प्रति भी सुरक्षित रखता है ओके। आपको। तो अगर क्योंकि अभी तक प्रावधान नहीं आया है हमारे यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में इसको डालने का, अभी तो आउट ऑफ पॉकेट ही लगाना पड़ता है। हुँ, हुँ, बट अगर कॉम्पिटेंसी हो तो ये
बच्चों को, गर्ल्स को ही नहीं, बॉयज को भी लगना चाहिए, अच्छा। क्योंकि ये एक जेंडर न्यूट्रल वैक्सीन है। अगर ये हम्म। बच्चियों को सर्वाइकल कैंसर से बचा रहा है तो बॉयज को पिनाइल कैंसर्स, एनल कैंसर्स, ओरल कैंसर्स से भी बचा रहा है। क्योंकि सर्वाइकल कैंसर ज्यादा बड़ा हेल्थ बर्डन है हमारे लिए, तो इस समय हमारा फोकस बच्चियों की तरफ है। बट विदेशों में, बहुत कंट्रीज में ये दोनों जेंडर्स मतलब मेन फीमेल दोनों के लिए को लग रहा है। और मेडिकल फ्रेटर्निटी में बताऊं तो हम डॉक्टर्स जो हम अपने बच्चों की वैक्सीन करा रहे हैं, हम लोग तो बेटों और बेटियों दोनों के लिए करा रहे हैं। तो डॉक्टर, ये कैंसर के इलाज के क्या क्या विकल्प हैं और उसके फायदे और नुकसान क्या क्या है? कैंसर का इलाज बहुत सारी चीजों पर निर्भर करता है। एक तो कैंसर किस अंग का है उस पर निर्भर करता है, आपकी एज क्या है उस पर निर्भर करता है, क्या आपके शरीर में और भी कुछ रोग हैं जो कि कैंसर ट्रीटमेंट को लेने में दिक्कत कर सकते हैं। ये सारे पैरामीटर्स को असेस करके हम लोग ट्रीटमेंट प्लान बनाते हैं। और ज़्यादातर आजकल मल्टी मोडालिटी ट्रीटमेंट होता है। इसका मतलब होता है हम 2 या 3 चिकित्सा प्रणालियों का मिश्रण करके ट्रीटमेंट करते हैं। बट अगर मोटे तौर पे देखें तो ये होता है कि जो हमारी पहली स्टेज के ट्यूमर्स होते हैं, अगर वो ऑपरेबल होते हैं तो सर्जरी किया जाता है। अगर सर्जरी वाला अंग नहीं है, आप उस अंग को निकाल नहीं सकते, आप उस ऑर्गन को प्रिजर्व करना चाहते हैं, तो ऑल्टरनेटिवली रेडिएशन, विकिरण थेरेपी से भी ट्रीटमेंट किया जा सकता है। स्टेज 2 में भी सिमिलर रहता है। स्टेज 3 में कुछ केसेस में अगर सर्जरी हो पाती है तो सर्जरी करने के बाद आगे रेडिएशन और कीमो की जाती है ताकि वो बीमारी दोबारा से वापस ना आ जाए। और कुछ स्टेज 3 में अगर डायरेक्टली सर्जरी नहीं हो सकती तो केवल रेडिएशन और कीमो से भी इलाज किया जा सकता है। स्टेज 4 में अधिकतर सर्जरी का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। उसमें मुख्यतः कीमोथेरेपी या टारगेटेड थेरेपी या इम्यूनोथेरेपी, उससे ही ट्रीटमेंट किया जाता है। और रेडिएशन को एक सहयोगी ट्रीटमेंट की तरह, तकलीफ दबाने के लिए कभी कभी हम एज पैलिएटिव यूज करते हैं। बट आजकल बहुत ज़्यादा वेरिएशन आ चुकी है इन दी मेडिकल फील्ड ऑफ ऑन्कोलॉजी। जो कीमोथेरेपी के ड्रग्स हम पहले देते थे, उसमें आजकल बहुत ज़्यादा प्रिसाइज ड्रग्स आ गए हैं, इम्यूनोथेरेपीज आ गई हैं, टारगेटेड थेरेपीज, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। तो इन सब का परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जो कि रिसर्च से प्रूव हुआ है कि इस पर्टिकुलर कैंसर में ज़्यादा हेल्प करेगा, उससे हमारे ट्रीटमेंट प्लान स्टार्ट होते हैं। तो ज़्यादातर ट्रीटमेंट गाइडलाइंस हैं, विश्व स्तर पे ट्रीटमेंट गाइडलाइंस बनी होती हैं, जो मेजर कॉमन कैंसर्स होते हैं उसी का ही फॉलो किया जाता है। उस गाइडलाइन को पेशेंट के कंटेक्स्ट में देखा जाता है कि क्या ये गाइडलाइन पेशेंट पे अप्लाई हो सकती है, क्या ये ले पाएंगे। उस तरह से आजकल पर्सनलाइज ट्रीटमेंट किया जाता है। तो पर्सनलाइज का मतलब है कि आपका इलाज आपके बहुत सारे पैरामीटर्स को देख के किया जाएगा। तो उसका डिफरेंस क्या होता है कि अगर ब्रेस्ट कैंसर की 5 महिलाएं हैं, पांचों में स्टेज 4 है, तो हर एक का इलाज अलग हो सकता है। क्योंकि वो पर्सनलाइज है, वो उसके बायोलॉजिकल पैरामीटर स्टडी हो रहे हैं, उसकी बायोप्सी में क्या चीजें आई हैं जिसके बेसिस पे हमारे पास टारगेट है। तो अब कैंसर की ट्रीटमेंट बहुत ज्यादा एडवांस्ड और पर्सनलाइज्ड और प्रिसाइज हो गई है। डॉक्टर, कैंसर के खतरे को कम करने के लिए जीवन शैली में क्या क्या बदलाव किए जा सकते हैं और उसे कैसे रोका जा सकता है? मैंने आपको जीवन शैली में क्या खराब है ये बताया, तो मुख्यतः तो जो खराब कर रहे हैं उसे सुधरना है। और बड़ी सिंपल चीज कहूं, जैसे कि आजकल देख रहे हैं कि चाहे बॉयज हो गर्ल्स हो, एकदम फ्रिक्वेंटली धूम्रपान लेना, लेट नाइट पार्टीज और बहुत सारी चीजें। जब नाश्ते का समय होता है तो नाश्ता नहीं मिलता है या हम सो रहे होते हैं, ये बहुत सारी चीजें होती हैं। कई बार पार्टीज में ओवर ड्रिंकिंग हो जाती है। एक तो होता है कि एक पैरामीटर में पी रहे, हाँ, लेकिन एक होता है कि ओवर हो गया। और स्मोक तो चाय के साथ ले रहे हैं, कॉफी के साथ ले रहे हैं या ड्रिंक के साथ ले रहे हैं, तो ये सब बड़ा प्रचलन हो गया है। तो इसको कैसे देखते हैं आप? मतलब जो मैं कहूंगी कि सबसे बेसिक चीज है कि जो आपकी दादी नानी आपको थाली में परोस के देती थी वो बेस्ट खाना है। ओके। बाकी सब जो अब प्रचलन में आ गया है, एग्जॉटिक फूड्स, ये खा लो, वो खा लो, फैंसी वेस्टर्न फ्रूट्स खा लो, सबसे बेस्ट है हमारा जो इंडियन ट्रेडिशनल फूड, क्योंकि उसके अंदर सब्जी भी होती है, उसमें फाइबर भी होता है, उसमें प्रोटीन भी होता है और बहुत बैलेंस्ड है, बहुत संतुलित है इंडियन थाली। तो अभी क्या है कि हम वेस्टर्नर्स को फॉलो करते हैं, वो हमारी चीजें फॉलो कर रहे हैं। गो बैक टू योर रूट्स फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। जो हम पहले करते थे वो बेस्ट था, वही करना है।
तो उसमें जैसे आपने बताया कि अब हमारी नेक्स्ट जनरेशन जो है उसमें बहुत ज्यादा ये कल्चर आ चुका है पार्टिंग का और ये सब का, उनको समझना पड़ेगा कि ये उनके लिए कितना हानिकारक है, और शायद ये उनको ज्ञात नहीं है कि डब्ल्यूएचओ ने क्या प्रेडिक्शंस दी है। डब्ल्यूएचओ के अनुमान है, जो कि लैंसेट हमारी एक बड़ी प्रमुख ये पत्रिका सब है, रिसर्च तो कोई उसमें डला देखता ही हुआ नहीं है। है, और उसमें उन्होंने लिखा है, बहुत चिंताजनक बातें रिसर्च कही गई है। पैरामीटर्स है, हाँ। उसमें लिखा गया है कि जो कैंसर होगा 2030 में 50 साल से कम उम्र के जो लोग हैं उनमें 46% लोग ज्यादा मरेंगे। अरे ये हमारी ब्रेड विनिंग पॉपुलेशन है। माय गॉड। तो मुझे लगता है जो इम्पोर्टेंट है, देखिए जो इंडिविजुअल लेवल पे तो डेफिनेटली मैं बात करूंगी, इम्पोर्टेंट ये है कि पहले हमें हेल्थ एजुकेशन, हेल्थ लिटरेसी बढ़ानी है। हमें जो स्कूल करिकुलम है उसी के अंदर पहले इन लाइफस्टाइल डिजीजेस को समझाना पड़ेगा, क्योंकि वो एज है जब आपकी आदतें बनती हैं। एग्जैक्टली, हाँ, 50 इयर्स के पर्सन को रिफॉर्म करना मुश्किल है, उसकी बहुत एक मुश्किल माइंडसेट है। तो बहुत। बचपन से ही अच्छी आदतें भोजन के प्रति बने, उसमें समय पे खाना खाना, संतुलित खाना खाना और एक्सरसाइज अगर रेगुलर लेना। उसको अगर रेगुलर करते हैं तो डब्ल्यूएचओ ही कहता है कि 40 to 50% कैंसर्स हम कम कर सकते हैं अगर हम लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करते हैं। और लाइफस्टाइल में उन्होंने यही ओबेसिटी को डिस्क्राइब किया है, कंजम्पशन ऑफ टोबैको एंड अल्कोहल को डिस्क्राइब किया है, वैक्सीनेशन भी वो कहते हैं कि एक कंपोनेंट है लाइफस्टाइल का। तो ये सबसे बड़ा फैक्टर है। सेकंड चीज जो है कि आपको अपने शरीर की जो पुकार है उसको सुनना है। आपका शरीर आपको संकेत देता है जब भी आपकी बॉडी में कुछ खराब चल रहा होता है, आपको कोई सिम्टम आता है। बट हमारी टेंडेंसी होती है कि हम कुछ ना कुछ ओवर द काउंटर पिल खा के सोचते हैं कि ठीक हो गई, सिर दर्द हो रही थी, चाय पी ली ठीक हो गई, दवाई खा ली ठीक हो गई। बट अगर वो रोज हो रही है तो आपको उसका कारण ढूंढना है। तो अपने सिम्टम्स को इग्नोर नहीं करना है, वो भी एक बड़ा फैक्टर है। बट मेजरली अगर मैं आपको बोलूं कि 7 टिप्स टू अवॉइड कैंसर, सो अवॉइड अल्कोहल, ओके, अवॉइड टोबैको, अच्छा, एक्सरसाइज रेगुलरली, हाँ, ईट ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, ठीक है, स्किन कैंसर्स के प्रति बचाव के लिए अवॉइड एक्सेसिव सन एक्सपोजर, गो फॉर स्क्रीनिंग, एंड लास्ट एंड बट नॉट द लीस्ट, डू नॉट इग्नोर सिम्टम्स। ये कोई भी 7 टिप्स सिम्टम्स हैं। यदि बॉडी में दिखते हैं तो उसे इग्नोर नहीं करना है, ये एटलीस्ट अपने 7 डॉक्टर टिप्स से बात करनी चाहिए और कि क्या है। कई बार हम लोग बहुत फ्रीक्वेंटली एक निमोनिक यूज करते हैं, क्योंकि उसमें सारे ही लक्षण एक जगह आ जाते हैं। और मैं बहुत बार कहती हूँ कि इसको कहीं ना कहीं ऑफिस में डिस्प्ले करिए एज अ रिमाइंडर। तो वो निमोनिक है कॉशन। ऐसा तो कॉशन शब्द अपने में ही आपको आगाह कर रहा है। तो जो कॉशन के जो डिफरेंट पैरामीटर्स हैं वो उसको अगर हम डिवाइड करें तो सी स्टैंड्स फॉर एनी चेंज इन वॉइस। आपकी आवाज में अगर तब्दीली आ रही है और आपको समझ नहीं आ रहा है क्यों हो रहा है, ठीक है। ए स्टैंड्स फॉर एबनॉर्मल ब्लीडिंग, शरीर में कहीं से आपकी ब्लीडिंग आ रही है जो होनी नहीं चाहिए। यू स्टैंड्स फॉर अनयूजुअल बाउल ब्लैडर हैबिट्स, आपके जो पाचन है या आपके पेशाब की प्रक्रिया में बहुत ज्यादा चेंजेस आ रहे हैं सडन, वो कैंसर के सिम्टम्स हो सकते हैं। टी स्टैंड्स फॉर थिकनिंग, थिकनिंग गिल्टी या गांठ कहीं पे अगर शरीर में हो रही है तो कैंसर का सिम्टम हो सकता है। आई का मतलब है इनडाइजेशन, आप खाना खा तो रहे हैं बट आपको डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। O stands for obvious change in a wart or a mole, अगर आपको कोई पैदाइशी तिल या मसा है, उसके आकार में, उसके बॉर्डर में कोई चेंज आ रहा है, उसमें जख्म बन रहा है, ब्लड आ रहा है, तो वो भी कोई स्किन कैंसर हो सकता है। एंड N stands for nagging cough, वो खांसी जिसका कभी निदान नहीं हो पा रहा या आगे उसका समाधान नहीं हो पा रहा, तो वो भी कैंसर हिडन हो सकता है। कॉफ को पर्टिकुलरली मैं कहूंगी कि कॉफ ऐसा सिम्टम है, बहुत बार हम लोग एलर्जी हो गया है, सीजनल है, बहुत बार इग्नोर करते हैं। कुछ लोग घरेलू उपाय कर लेते हैं और कि शहद ले लो, अदरक ले लो, बट उनको कंटिन्यूअसली बना ही रहता है। बहुत बार हमारे पास पेशेंट आता है, उसने 3 या 4 महीने तक टीबी की दवा भी ले रखी होती है। तो कई बार डायग्नोसिस नहीं हो पाता है क्योंकि हम ज्यादातर खांसी को बहुत और कारणों की वजह से समझते रहते हैं और वो अंदर ही अंदर कई बार ट्यूमर होता है। लंग कैंसर्स बहुत बढ़ रहे हैं। लंग कैंसर्स में भी अब एक स्क्रीनिंग के लिए गाइडलाइंस आना शुरू हुआ है। पहले तो रिसर्च कहती थी कि बहुत फायदा नहीं है कि आप सालाना सीटी स्कैन करें, आप नहीं पकड़ पाएंगे। बट अब कुछ लो डोज सीटी स्कैन चले हैं, कोविड के बाद लो डोज सीटी स्कैन का एक चलन चला है। तो उसके चलते कहा जाता है कि लो डोज सीटी स्कैन एज स्क्रीनिंग इन हाई रिस्क पेशेंट्स कैन बी डन। और हाई रिस्क वही हैं जो स्मोकर्स रहे हैं या वो इंडस्ट्री में काम किया है जहाँ पे एस्बेस्टोस या किसी चीज का एक्सपोजर रहा है। तो उसमें ट्यूमर्स को आप 0.6 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर के साइज में भी पकड़ सकते हैं।
तो डॉक्टर आजकल जो जैसे कि आप देख रहे हैं कि प्लास्टिक हमारे लाइफ में बस गया है, बिल्कुल रच बस गया है। आप चाहे पानी ले लें, चाहे फ्रीज की बोतल ले लें, या कुछ भी ले लें, या सब्जी लेके आ रहे हैं पॉलीथीन, एवरीथिंग, मतलब प्लास्टिक आपके सराउंडिंग में बहुत सारा है। तो क्या उससे भी कुछ हम लोगों को हार्म्स हो सकता है, उस तरह का कोई नुकसान पहुंचा सकता है हमारी बॉडी के लिए? सो प्लास्टिक्स को लेके कैटेगरी वन कार्सिनोजेंस की तो नहीं अभी तक एविडेंस आया है, बट बहुत ज़्यादा स्टडीज़ में कि थोड़ा थोड़ा माइक्रो फाइबर्स हमारी बॉडी में प्लास्टिक के जाते हैं, उसके चलते हमारे हार्मोन्स में चेंजेस आते हैं। कुछ कुछ ऑब्जर्वेशनल स्टडीज डेफिनेटली आई हैं, बट एक जो कैटेगरी वन होता है जहाँ 100% हम प्रूव कर दें प्रूव कि कर ये सकें कैंसर कारक कि है, इसकी वजह से वैसी है। स्टडीज तो नहीं है। बट डेफिनेटली मैं कहूँगी प्लास्टिक को अपने जीवन से बाहर निकालना ही चाहिए, निकाल देना मैं चाहिए। बहुत सिंपल एक एग्जांपल देती हूँ। हमारे बच्चों के स्कूल में बच्चों के बैग चेक होते हैं, प्लास्टिक जाना ही नहीं। बचपन से आदत है प्लास्टिक जाएगा ही नहीं, चाहे आपका टिफिन बॉक्स है, आपकी बॉटल है, चाहे आपका ज्योमेट्री बॉक्स है, प्लास्टिक जीवन से बिल्कुल बाहर। भी। अगर आदत पड़ जाएगी तो आप वो आदत आपकी छूट जाएगी हाँ, फिर प्लास्टिक यूज डेवलप हो करने जाती है ना उसके प्रति, फिर वो भावना बन जाती है जूट कि बैग्स कैरी करिए, वो एक एक कल्चरल मूवमेंट चाहिए उसके लिए, क्योंकि कुछ चीज़ों में आप प्लास्टिक को रिप्लेस कर सकते हैं आप हेल्दी ऑल्टरनेटिव्स से। बट मेजरली मैंने देखा है कि हम लोगों के पिछले 9-10 सालों में किचन के अंदर प्लास्टिक्स को थोड़ा रिप्लेस करके ग्लासवेयर और इन चीज़ों का इस्तेमाल होता है। पर क्योंकि अब हम प्लास्टिक की बात कर रहे हैं, टेफ्लॉन यूटेंसिल्स को लेके टेफ्लॉन कुछ कोटिंग भी आजकल कहा जैसे जाता है कि कि अगर वो स्क्रैच्ड हैं, हाँ, अगर बहुत लॉन्ग टर्म तक आप वो स्क्रैच यूटेंसिल में कुकिंग करते हैं तो हाइड्रोकार्बन्स आपके फूड में आ रिलीज हो रहा है सकते हैं। मतलब। दूसरा, रीयूज ऑफ ऑयल, हम्म जो आप कुकिंग ऑयल यूज कर रहे हैं, अगर हम्म आप उसको बार बार खौला रहे हैं, हम्म। मल्टीपल टाइम्स यूज कर रहे हैं, 4-5 बार यूज कर रहे हैं, तो उसके अंदर भी हाइड्रोकार्बन्स बिल्ड होते हैं, अच्छा। वो भी कैंसर कारक हो सकते हैं। तो कुछ लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपकी रसोई में आपको ध्यान रखनी है कि आपने फूड को आप सेफ बनाना है, फूड सेफ्टी आपको देखनी है इस कंटेक्स्ट में। कैंसर के अनुसंधान में नवीनतम तकनीक कितना प्रयोग हो रही है, और इसकी कितनी संभावनाएं हैं, और क्या क्या अभी तक आ चुके हैं? तो पिछले एक दशक में बहुत सारी ऐसी उपलब्धियां हैं जिसने कैंसर ट्रीटमेंट को काफी रेवोल्यूशनाइज किया है। और केवल ट्रीटमेंट अब हमारा फोकस नहीं होता है अब, क्योंकि हम देखते हैं जब ट्रीटमेंट करते हैं तो पेशेंट्स आर लिविंग लॉन्गर, क्वालिटी ऑफ लाइफ वो भी एक बहुत बड़ा पैरामीटर है जिसकी तरफ वर्क कर रहे हैं। तो इसी से ही ज्यादा रिसर्च इस टाइम ड्राइव हो रही है। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ अचीव करने के लिए जो सर्जिकल एलिमेंट है, क्योंकि मेन तो 3 पिलर्स हैं, सर्जरी, रेडिएशन और कीमो। सर्जरी में मिनिमम इन्वेजिव सर्जरीज का बहुत ज्यादा अब योगदान आने लग गया है। आजकल काफी जो एडवांस्ड कॉम्प्लिकेटेड सर्जरीज हैं, जैसे एंडोमेट्रियम के लिए कर रहे हैं या प्रोस्टेट के लिए कर रहे हैं, वो रोबोटिक हो गई हैं। सो रोबोटिक सर्जरीज एक तो बिल्कुल सेफ पाई जा रही हैं रिसर्च में इन कुछ ट्यूमर्स में, और साथ ही साथ उसमें एडवांटेज ये है कि पेशेंट का जो ओवरऑल हॉस्पिटल स्टे है या ब्लीडिंग होने के जो चांसेस वगैरह है वो बहुत कम किए जा चुके हैं। उसके चलते जो पेशेंट का कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए भय कि बहुत ज्यादा विकार आ जाएगा, चलने फिरने लायक नहीं रहेंगे, महीनों लग जाएंगे पैरों पे खड़े होने के लिए, ये सब चीजें बेटर हो गई हैं। रोबोटिक सर्जरीज के बाद पेशेंट दूसरे दिन खड़े और तीसरे चौथे दिन घर जाना शुरू हो गए हैं। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि देखो कैंसर हम चाहे सोचते हैं कि एक बीमारी है, उससे आपका लाइवलीहुड जा सकता है, आपकी जॉब जा सकती है, आपको अपना शहर छोड़ के दूसरे शहर में बसना पड़ सकता है। तो ये सब चीजें जो है योगदान देती हैं पेशेंट की फुल रिकवरी में, कि आप ऐसी ट्रीटमेंट दे रहे हैं विच हैज बिकम मोर प्रिसाइज, मोर कंसाइज, लेस इन्वेजिव। तो आजकल हम कहते हैं द एरा ऑफ लेस इज मोर, कि ट्रीटमेंट ऐसा दो कि कम से कम में ज्यादा बेनिफिट पेशेंट को मिले। तो एक चीज तो सर्जिकल में ये हुआ है। रेडिएशन में जो मशीनें हैं वो उनके अंदर जो तकनीकी उपलब्धियां हैं वो इतनी अच्छी हो गई हैं कि अब हम 1-2 मिलीमीटर के एरिया को भी बहुत प्रिसाइसली रेडिएशन डिलीवर कर सकते हैं। इस तरह से डिलीवर कर सकते हैं उसके आगे पीछे के जो अंग हैं उनको बिल्कुल भी इफेक्ट रेडिएशन का साइड इफेक्ट ना आ पाए या मिनिमाइज हो जाए, वो अब उपलब्धियां हैं। नए लीनियर एक्सेलरेटर्स जो हैं उनके अंदर बहुत प्रिसाइज रेडिएशन है। साथ ही साथ पेशेंट कंफर्ट भी अकाउंट फॉर होता है। आजकल की जो नई मशीनें हैं उनमें ट्रीटमेंट टाइम कम हो गया, पहले पेशेंट आधा घंटा मशीन पे लेटते थे। कुछ पेशेंट्स को क्लॉस्ट्रोफोबिया होता है, डर लगता है अंदर, तो वो 2-3 मिनट में ट्रीटमेंट हो जाता है, फास्ट ट्रीटमेंट हो जाता है, तो पेशेंट का कंफर्ट बढ़ जाता है। साथ ही साथ टेक्नोलॉजी में एआई का बहुत ज्यादा योगदान रहा है।
एआई हमारा को पायलट बन गया है। ओके, डॉक्टर्स का भी। डॉक्टर्स का भी बिल्कुल। तो बहुत सारी टेक्नोलॉजी हमारे वर्क फ्लो इजी कर रही है। जो ट्रीटमेंट की प्लानिंग हमें हफ्तों लगती थी या ज्यादा दिन लगते थे, ऑटोमेटेड टूल से वो चीजें ज्यादा फास्ट हो गई हैं। इतना एडवांस्ड हो चुका है अब कि अगर आपके एक पेशेंट की ट्रीटमेंट चल रही है, फेफड़े का ट्यूमर का कैंसर है, और आज आपने रेडिएशन शुरू किया और मुझे तीसरे चौथे दिन मशीन पे ही, रेडिएशन की मशीन के अंदर सीटी स्कैनर है, दिख रहा है कि ट्यूमर सिकुड़ रहा है, तो उस सिकुड़े हुए ट्यूमर की रेडिएशन ऑटोमेटेड एआई बेस्ड टूल से हम रीप्लान कर सकते हैं। तो उससे साइड इफेक्ट और कम हो सकते हैं। तो ये चीजें बहुत ज्यादा फ्यूचर में, फ्यूचरिस्टिक मेडिसिन में यही जो है टेक्नोलॉजी ड्रिवन ट्रीटमेंट ज्यादा अच्छी होने वाली है। तीसरा जो मैंने आपको कहा था प्रिसीजन मेडिसिन, तो जिनोमिक्स का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आया है। जो जिनोमिक सीक्वेंसिंग या जेनेटिक सीक्वेंसिंग आजकल हम कैंसर पेशेंट्स में करने लगे हैं, तो कभी कभी उसके अंदर हम वो जेनेटिक डिफेक्ट पिकअप कर पाते हैं जिसके कारण से उनको कैंसर हुआ, या वो म्यूटेशन जिसके कारण से कैंसर हुआ है। तो उसके प्रति बहुत सारे ट्यूमर्स के लिए पुख्ता इलाज भी आ गया, खासकर लंग कैंसर। अच्छा, लंग कैंसर में पहले अगर किसी पेशेंट को एडिनोकार्सिनोमा में स्टेज 4 कैंसर होता था, तो हम स्टेज 4 कैंसर में 9 से 11 महीने का जीवन काल एवरेज मान के चलते थे कि इतना। बट अब अगर उसमें वो म्यूटेशन पाई गई, ALK म्यूटेशन, रॉस कुछ मिल गया, तो कभी कभी पेशेंट 5, 5.5, 7 साल तक भी बिना ज्यादा मेजर इंटेंसिव ट्रीटमेंट की, सिंपल एक टैबलेट लेके भी बिल्कुल क्वालिटी ऑफ लाइफ मेंटेन करते हुए अपना जीवन यापन कर पा रहे हैं। तो दैट इज द फ्यूचर, एंड आई थिंक आने वाले फ्यूचर में और टारगेट्स आइडेंटिफाई होंगे। कुछ ट्यूमर्स में आपने 2-3 साल पहले पढ़ा होगा कि ये जिनोमिक वाले डिफेक्ट जो आइडेंटिफाई हुए, वहां पे पेशेंट का लेट्रिन के रास्ते के ट्यूमर में कहा सर्जरी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अच्छा। क्योंकि इस दवाई ही इस चीज को केपेबल कर लेगी। तो बहुत ज्यादा इंटेंसिव ट्रीटमेंट या बड़ी ट्रीटमेंट से फोकस्ड, लेस इन्वेजिव, टारगेटेड ट्रीटमेंट्स इज द फ्यूचर ऑफ ऑन्कोलॉजी। तो डॉक्टर, जैसा कि ये सारे स्टेज आपने बताए, ये तकनीक्स बताए, तो यदि मान लीजिए किसी को कैंसर हो गया है, तो वो तो सुन के ही आधा उसकी जान निकल जाती है कि मुझे कैंसर हो गया, अब मेरा कुछ नहीं हो सकता, अब मैं सीधे मतलब मेरा इस जीवन काल खत्म हो गया। तो उसको किस तरह की लाइफ स्टाइल जीना चाहिए और क्या क्या चीजें थोड़ा सा करना चाहिए ताकि अपने आप में उसकी हिम्मत भी रहे और ट्रीटमेंट साथ साथ चलता रहे, तो हो सकता है। तो ये एक माइंडसेट है, एक हमने ना डर, स्टिग्मा बैठा रखा है सोसाइटी में इस बीमारी के प्रति। मैं आपको बताऊंगी, जब मैंने ये फील्ड उठाई, रेडिएशन ऑन्कोलॉजी में, अपने बैच की टॉपर थी, गोल्ड मेडलिस्ट, तो सबको लगा कि ये कुछ ये उठाएगी, तो मैंने रेडियोलॉजी छोड़ के रेडिएशन ऑन्कोलॉजी उठाई। तो पहले तो मेरे पीछे वाला व्यक्ति मुझे देखता है कि इसने क्या किया, इसने रेडियोलॉजी छोड़ करके। उसके बाद मैं जब वापस जब निकली, तो एक हमारे ही डॉक्टर ने कहा, ये क्या लिया तुमने, लिविंग फोरेंसिक मेडिसिन। मुझे बहुत ही धक्का पहुंचा कि मैंने शायद एक गलत फील्ड उठा ली शायद। बट जिस दिन मैंने डिपार्टमेंट में ज्वाइन किया और जो मेरे गुरुजन थे उन्होंने मुझे केस दिखाई कि देखो बेटा, फूड पाइप का कैंसर का पेशेंट है, 12 साल बाद दिखाने आ रहा है, ये 10 साल बाद मरीज दिखाने आ रहे हैं, तो मेरा बहुत ज्यादा हौसला बढ़ा कि नहीं, ये फील्ड इतनी खराब नहीं है। एज अ स्टूडेंट ये मुझे ज्ञात हो गया कि फील्ड खराब नहीं है, हमने इसको सोशली, इस बीमारी को डरावना, भयानक बना दिया है। डेफिनेटली बहुत बार अनफॉर्चुनेटली हम नहीं पेशेंट को बचा पाते हैं, बट जो मेन चीज है वो है स्टेज ऑफ डिजीज। अगर आप कैंसर को सही समय पे पकड़ लेते हैं, सही ट्रीटमेंट लोगे, तो ठीक होने की गुंजाइश अच्छी होती है, क्योंकि सही ट्रीटमेंट होना भी बहुत जरूरी है। और सही ट्रीटमेंट में कहूंगी, ये भी किसी को नहीं जानकारी होती है कि सही ट्रीटमेंट क्या है। सही ट्रीटमेंट उस जगह बेस्ट होता है जहाँ सब डॉक्टर मिलके काम करते हैं, मल्टी मोडालिटी। ये नहीं है कि मेरे पास आया तो मैं अपनी प्रणाली से ही इलाज करूं, किसी और के पास जाए तो कहे मैं अपने ही तरीके से काम करूं। ये डॉक्टर्स हम लोग ट्यूमर बोर्ड्स में बैठते हैं, आपके पेशेंट्स की सारी चर्चा होती है, क्या बेस्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है, आपस में प्रोज एंड कॉन्स डिस्कस किए जाते हैं, लड़ते हैं हम कई बार कि नहीं ये बेहतर रहेगा। उसके बाद जो आपका प्लान ऑफ केयर होता है वो बेस्ट होता है, क्योंकि उसमें मल्टीपल ब्रेन्स वर्क करते हैं। सो राइट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट इज वेरी एसेंशियल। और अभी मैं एक थोड़ा सा, अभी मेरा काम चल रहा है एक पुस्तक के प्रति, जहाँ मैं पेशेंट एजुकेशन इस कंटेक्स्ट में भी लाना चाह रही हूँ कि क्या उनको जानकारी होनी चाहिए और क्या उन्हें डॉक्टर से पूछना है। जब उनका ओपीडी में कंसल्टेशन हो तो उनके क्या सवाल होने चाहिए, उनको क्या क्या चीज की जानकारी लेनी है डॉक्टर से अपना इलाज शुरू करने से।
तो ये नॉलेज बहुत जरूरी है, डरने की जरूरत नहीं है। डरने की जरूरत नहीं है, डरने की एटलीस्ट कि आप में अंदर डर की वजह से ही अपने रोग को और बढ़ा देना, उसकी जरूरत नहीं है अब। हम एक कार्यक्रम करते जी। हैं, जो हमारे महिला कैंसर पेशेंट्स हैं, जो अपना सक्सेसफुली ट्रीटमेंट करके आगे अपनी जिंदगी में जीवन यापन कर रहे हैं, उसका उद्देश्य यही रहता है। उसमें हम एक कल्चरल प्रोग्राम उन्हीं से आयोजित कराते हैं, जिसमें फैशन शो और क्या क्या नहीं होता है। अच्छा। ये दर्शाने के लिए कि कैंसर आपका जीवन नहीं आपसे ले सकता है, ये आपकी माइंडसेट है, आपका मनोबल है, जो आपको इस ट्रीटमेंट में हेल्प करेगा आगे ले जाने में। अगर आप पहले ही हताश हो जाओगे तो कोई कुछ नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं, वो तो मनोबल ही कहते हैं ना। तो एक सकारात्मक सोच बहुत जरूरी है, डरना नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी आपने देखा और सुना डॉक्टर कनिका को। डॉक्टर कनिका ने कितनी बेबाकी से, कितनी सटीक, कितनी तकनीकी, सब चीजों का सम्मिश्रण करते हुए इन्होंने सारे प्रश्न के उत्तर दिए, और इनसे आप अपने किसी भी सवाल का जवाब पा सकते हैं। और आपको किस तरह की परेशानी है, कोई दिक्कत है या कोई मन में प्रश्न उठ रहा है, तो आप हमें कमेंट करें, हमसे बात करें। हम सीधे आपकी बात डॉक्टर कनिका से कराएंगे और आपके सवालों का निदान देंगे। थैंक यू।